तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लास्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देयर आर 2 पोर्शंस लेफ्ट विच आर need to be discussed and finish it up by today. We will do that. Okay. So उसमें पहला जो पोर्शन है वो है ये इनफर्टिलिटी. सेकेंड जो पोर्शन है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. मतलब ये दोनों पोर्शन एक दूसरे से रिलेटिव है. इनफर्टिलिटी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मेल्स इन देयर सेक्सुअल लाइफ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फीमेल इन देयर सेक्सुअल लाइफ, और what are those conditions which can cause infertility in them or sterility in them, ये पढ़ेंगे. And then the next topic that I have said, assisted reproductive technology. This technology is basically a solution to this problem जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि what is infertility and what is infertility में हम लोग को क्या मिलेगा. डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होना पड़ेगा. डेफिनेशन क्या है? Failure to conceive even after 2 years of regular unprotected sex. 2 लोग हैं, 2 years से रेगुलरली उनके बीच में कोइटस होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, और उसके बाद भी मतलब ये नहीं है कि ये 2 साल में दे आर नॉट डूइंग सेफ पीरियड. ठीक है, वो जो सेफ पीरियड का मेथड जो मैंने समझाया था, ठीक है, दे आर नॉट डूइंग दैट. दे आर डेलिबरेटली दे आर ट्राइंग टू मेक अ बेबी. ओके, मे बी दे आर ट्राइंग मोर ऑफन व्हेन दैट 14 डेज का ब्रैकेट कम्स. उसमें वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है. सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो लोग कर रहा है, ठीक है, विथ मतलब क्या बोलूं, विथ थॉट ऑफ मेकिंग अ बेबी. बट 2 साल के बाद भी अगर वो नहीं हो पाए तब उस तरीके का प्रॉब्लम को या कपल्स को हम लोग इनफर्टाइल कपल्स बुला सकते हैं. ठीक है, अब ये जो वर्ड है इनफर्टिलिटी, इसको बहुत ज्यादा स्टेरिलिटी के साथ कंफ्यूज किया जाता है या लोग कंफ्यूज होते हैं. स्टेराइल का मतलब है जिसमें कंप्लीटली एबिलिटी जिसने खो दिया है टू रिप्रोड्यूस, जिसने कंप्लीटली एबिलिटी खो दिया है टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन, टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग. दे आर कॉल्ड ए स्टेराइल. ओके, इनफर्टाइल इज नॉट स्टेराइल. इनफर्टाइल कैन बी लाइक कुछ कंडीशन हुआ है जिसके वजह से पहले तो एक बच्चा हुआ, सेकेंड टाइम नहीं हुआ, या मतलब कुछ कंडीशन हुआ है जिसके वजह से मतलब लाइक फॉर अ वेरी मतलब कुछ एक लिटिल इम्बैलेंस के वजह से वो बच्चा नहीं हो पा रहा है. मतलब इस मेल में एबिलिटी है अभी भी बच्चा प्रोड्यूस करने का. स्टेराइल में मतलब एबिलिटी नहीं है बच्चा प्रोड्यूस करने का. इनफर्टाइल में कि कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो एबिलिटी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो एबिलिटी अभी भी है कि उसको ट्रीट कर सकते हैं. बच्चा अभी भी इस इंसान से हो सकता है, लाइक दैट. ओके, वही मैंने लिखा है. स्टेरिलिटी इज डिफरेंट दो एज इट मीन्स कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस offspring. So there is this little difference between the infertility and sterility. Synonymous नहीं है. ठीक है, infertility can be of 2 types, primary infertility, secondary infertility. तो primary infertility में क्या होगा, वो कपल्स जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया, पहली बार पकड़ लो, they are trying to have a baby and they are trying since 2 years but still no result. These are called as primary infertile couple. ठीक है, और secondary infertile couple जो है उनका पहले एक बच्चा हो चुका है, पकड़ लो 2 साल 3 साल बाद अब सेकंड बच्चा के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेकंड बच्चा नहीं हो रहा है. इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर 2 years दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टाइल कपल या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. ठीक है, समझ में आया प्राइमरी सेकेंडरी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट 2 रीजन, दैट इज इनफर्टिलिटी इन मेल्स, उसका कैरेक्टर्स कॉजेस, इनफर्टिलिटी इन फीमेल कैरेक्टर्स कॉजेस. ठीक है, उसके बाद असिस्टेड. ठीक है, इसका नोट बना लो. तो ये है नेक्स्ट पार्ट, इनफर्टिलिटी इन मेल्स. एंड इनफर्टिलिटी इन मेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे विड्रॉ करके लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिलेट. सपोज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी स्टडीड दैट पर इजैकुलेशन 3 to 4 ml एंड देयर आर 200 to 300 million ऑफ स्पर्म इन दैट 3 to 4 ml ऑफ सीमेन. 3 to 4 ml ऑफ सीमेन जो मेल का इजैकुलेट होता है उसमें 200 to 300 millions ऑफ स्पर्म्स आर देयर. सो per ml it is considered near about 80 million, is not it? So depending upon that, as well as there was another point where we talked कि जो ejaculate होता है उस ejaculate में like 60% should have normal shape and size and 40% of them should show vigorous motility. वो जो point है उस point से भी यहाँ पे कुछ relate होगा. जैसे कि यहाँ पे हम लोग infertility in males पढ़ रहे हैं, उसका कुछ condition के बारे में पढ़ रहे हैं. Oligospermia, low sperm count, less than 20 million per ml. Healthy was 80 million per ml. So if the count comes down below 20 million per ml, this condition is called oligospermia. Azoospermia, near absence of sperm.
ठीक है, मतलब है ही नहीं, ऐसा है कि लाइक some thousands per ml like that, ठीक है। Asthenozoospermia, low sperm motility, ये जो पॉइंट बोला 60% of them should show normal shape and size, 40% should show vigorous motility, वो 40% भी शो नहीं करेगा low sperm motility। Defective sperm morphology, 60% should show normal shape and size, 60% से भी कम Teratozoosppermia। Causes, क्या क्या रीजन है जो ये सब कंडीशन कर सकता है? एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया, कभी कभी एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में वासा डिफरेंशिया बुली फॉर्म ही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर किसी कारण की वजह से वासा डिफरेंशिया ब्लॉक हो गया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया कैन ऑल्सो गेट ब्लॉक ड्यू टू फिलारियल वॉर्म्स, ठीक है ना, कुछ कुछ फिलारियल वॉर्म्स की वजह से भी वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ये स्क्रोटम एनलार्जमेंट हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एलिफेंटियासिस, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं। अच्छा, क्रिप्टोर्किडिज्म वी हैव डिस्कस्ड। गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी, ठीक है, वी नो दैट spermatogenesis is driven by some gonadotrophic hormones FSH, LH, है ना, उनका डिफिशियंसी विल नॉट ड्राइव द स्पर्माटोजेनेसिस। एल्कोहलिज्म, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये सब खाने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लो फ्रुक्टोज कंटेंट, फ्रुक्टोज हमको पता है इज स्पर्म न्यूट्रिएंट, ये कम होगा तो स्पर्म काउंट भी कम होगा। हाई स्क्रोटल टेम्परेचर, वी नो दैट देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इन द स्क्रोटम देन द बॉडी टेम्परेचर। टाइट अंडरगारमेंट, थर्मल अंडरगारमेंट, ये सब भी अगर पड़ा, या वर्किंग इन अ वेरी हॉट कंडीशन, लाइक कोई कोई होता है जिनका वर्किंग एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा गर्म कंडीशन में करता है, जैसे कि कोल माइंस, उसके बाद तुम्हारा जहां पे वो हम लोग आयरन मोल्डिंग करते हैं, वो सब में एकदम हॉट इंडस्ट्रियल कंडीशन में जो लोग काम करते हैं, उस कंडीशन में भी स्पर्म काउंट कमने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड रीजन सब हम लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे और इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस रीजन तुम लोग ये देखो, ठीक है। अब मूव करते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स पे। So here we are discussing about the infertility in females, and in infertility in females the first heading that we get is anovulation. Anovulation means no ovulation or release of eggs from the ovaries, ठीक है। तो ना कोई ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ना वो ग्राफियन फॉलिकल से कोई एग निकलेगा, ना फॉलिकुलर फेज चलेगा, कुछ भी नहीं, ओवरीज कंप्लीटली बंद, ठीक है। क्यों होता है, कॉजेस में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द कंडीशन दैट इज सीन इन फीमेल, एनोव्यूलेशन इवन ड्यूरिंग हर फर्टाइल पीरियड। जो 10 साल से 45 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के अंदर फीमेल में एनोव्यूलेशन कंडीशन भी हो सकता है। ओलिगो ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन माने डिफिशिएंट ओव्यूलेशन, ऑकर्स इरेगुलरली एट गैप्स, ठीक है। आज हुआ, फिर 2 महीना नहीं होगा, उसके बाद होगा, फिर नेक्स्ट महीना फिर से हो सकता है, फिर 2-3-4 महीना नहीं होगा, फिर होगा, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड एज ओलिगो ओव्यूलेशन। व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड कॉजिंग दिस टू कंडीशन? फर्स्ट, डिफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, इनका रोल ओव्यूलेशन में क्या है, oogenesis में क्या है, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। सेकेंडरीली कुछ और हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिसके वजह से ये कंडीशन होगा, दैट इज थायराइड एंड एड्रिनल फंक्शनिंग। एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस व्हाट? कोर्टिसोल। थायराइड ग्लैंड रिलीजेस व्हाट? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या है? सेल को खाना खिलाना। कोर्टिसोल का काम क्या है? सेल के लिए खाना अवेलेबल करके रखना। आज अगर बॉडी में कोर्टिसोल डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी का सेल क्या करेगा? खाना कम खाएगा, क्योंकि उसको अवेलेबल कम कराया जा रहा है। कोर्टिसोल का काम क्या है? मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सो दैट सेल्स उसको खा सके, एंड सेल उस अवेलेबल फूड को खाएगा किसके इन्फ्लुएंस में? थायरोक्सिन के इन्फ्लुएंस में। तो इसलिए अगर बॉडी में थायरोक्सिन बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सेल बहुत ज्यादा खा लेगा, थायरोक्सिन बॉडी में कम है तो सेल कम खाएगा। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है वो लोग मोटे होते हैं, क्योंकि बॉडी में थायरोक्सिन कम है, सेल खाना कम खा रहा है, तो ज्यादा खाना स्टोर हो रहा है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन सेल को खाना खिलाता है, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टिसोल खाना का अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है। अगर दोनों हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सेल क्या करेगा? खाना खाएगा नहीं, सेल के लिए खाना अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कौन से सेल के बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्रीमोडियल फॉलिकल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दी ओवेरी। दीज आर सेल्स, ठीक है ना? तो वो सेल खाना कम खाएगा, उसके लिए खाना कम अवेलेबल रहेगा, तो वो फॉलिकुलर फेज कैसे करेगा?
फॉलिकुलर फेज करने के लिए उसको खाना तो चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रेनुलोसा सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, थेका को बड़ा करने के लिए इट विल नीड एनर्जी। तो उस एनर्जी को मिलने के लिए थायरोक्सिन, वो एनर्जी का अवेलेबिलिटी के लिए कोर्टिसोल। अगर इन सब में प्रॉब्लम आ गया तो भी फॉलिकुलर फेज ड्राइव नहीं होगा, फॉलिकुलर फेज विल नॉट रन, एंड विदाउट द रनिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज देयर विल बी नो ओव्यूलेशन। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, अगर मान लेते हैं फॉलिकुलर फेज या फीमेल का हार्मोनल लेवल बोले पूरा टकाटक है, लेकिन वो टकाटक होने के बाद भी प्रेगनेंसी में या इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ठीक है, रिड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन, किसी किसी फीमेल का ऐसा होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ है 14 डेज का, वो कॉर्पस ल्यूटियम बोले जल्दी रिग्रेस हो रहा है जी, 14th को जाके कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होना था, छोटा होना था, कॉर्पस एल्बिकेंस कैंडिकेंस बन के निकल लेता था, वो छोटा या वो रिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया, इसके वजह से बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटिव बनाता है, रेडी करता है, सो दैट जब मोरुला है वो न्यूट्रिशन दे, और उस न्यूट्रिशन की वजह से मोरुला ब्लास्टुला बने, एम्ब्रायोजेनेसिस से कनेक्शन। तो किसी किसी का कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिफेक्टिव हुआ सो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कमेगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट सिक्रेशन बाय एंडोमेट्रियम डिसरप्ट्स इम्प्लांटेशन, क्योंकि इम्प्लांटेशन देखो कहां से कहां का कनेक्शन है, एम्ब्रायोजेनेसिस से कनेक्शन है। इम्प्लांटेशन माने थर्ड स्टेप ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, लेकिन थर्ड होने के लिए पहले सेकंड को तो होना पड़ेगा, ब्लास्टुलेशन को तो होना पड़ेगा, एंड ब्लास्टुलेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होम, द न्यूट्रिशन दैट कम्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम में डिफेक्ट माने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम माने एंडोमेट्रियम का सिक्रेटरी एक्टिविटी पुअर, एंड विदाउट दैट एक्टिविटी इम्प्लांटेशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसी सिक्रेटरी एक्टिविटी के ऊपर ब्लास्टुलेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया। इसमें क्या होगा, बॉडी में प्रोलेक्टिन का लेवल एब्नॉर्मली हाई हो जाएगा, और हमको पता है बॉडी में जब प्रोलेक्टिन का लेवल हाई होता है तो एफएससी-LH का लेवल लो होता है, एफएससी-LH का लेवल लो होगा तो फॉलिकुलर फेज होगा नहीं, फॉलिकुलर फेज होगा नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्नॉर्मली हाई लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन इन ब्लड कॉजेज गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया इज ए कंडीशन जिसमें फीमेल के ब्रेस्ट से स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मिल्क होते रहता है, क्योंकि प्रोलेक्टिन बॉडी में ज्यादा है, प्रोलेक्टिन इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जब ब्लड में ज्यादा होगा तो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कराएगा, तो उन फीमेल्स में स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मिल्क होते रहता है, ब्रेस्ट में इतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है कि ब्रेस्ट में एक पेन रहता है ड्यू टू द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, एज वेल एज ब्रेस्ट से कंटिन्यूअसली वो मिल्क जो है वो फ्लो होते रहता है, उसको हम लोग गैलेक्टोरिया बोलते हैं। ठीक है, साइड पे तुम लोग लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, गैलेक्टोरिया के साइड पे। डिफेक्ट्स इन फेलोपियन ट्यूब, कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में अगर डिफेक्ट हो जाए तो भी क्या होगा, ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन वो ओव्यूलेशन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइडिंग द सुइटेबल कंडीशन इन एम्पुला एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ सिलिया मूविंग द एग और zygote towards what, towards the uterus. Defects in fallopian tube will not allow the ovum to reach uterus, or defects in fallopian tube will not allow the suitable condition for fertilization due to the loss of cilia, blocked lumen, ये सब हो सकता है fallopian tube में, ठीक है, जिसके वजह से फीमेल माइट नॉट कंसीव ड्यू टू इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन होने से, और एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, किसी किसी फीमेल में एंडोमेट्रियम का सेल आर हाईली रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स प्रोजेस्टेरॉन, कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन मिलता है एंडोमेट्रियम का सेल एबनॉर्मली ग्रो करता है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ग्रो कर जाता है। उन सब फीमेल में ब्लीडिंग भी ज्यादा होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर जरूरत से ज्यादा ठीक हो गया तो जब उस एंडोमेट्रियम का शेडिंग होगा तो क्या होगा, उस एंडोमेट्रियम का शेडिंग में टू मच ऑफ ब्लड लॉस प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन का चलेगा, ठीक है ना, तो ये सब होगा। प्लस कभी कभी किसी में एंडोमेट्रियम का ग्रोथ इतना हाई होता है कि एंडोमेट्रियल सेल्स फेलोपियन ट्यूब से घुस जाता है और घुस के फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, उस कंडीशन को हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जहां पे एंडोमेट्रियम हैज एन एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल एक्सपांशन, एंड इट कैन बी growing so much that some of the endometrial cell will even enter through the fallopian tube and block it. So these are your infertility in females. अब मूव करेंगे ये सब जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ा है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या टेक्निक्स है जिससे हम लोग बीइंग इनफर्टाइल, स्टेराइल में नहीं बोल रहा हूं, बीइंग इनफर्टाइल हम लोग स्टिल कैन गिव बर्थ टू अ बेबी,
कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग विथ दिस कंडीशन। क्या ऐसा टेक्निक साइंस ने निकाला है जो इन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी, एक इनफर्टाइल मेल या इनफर्टाइल फीमेल होते हुए भी ये लोग कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है तुम लोग का assisted reproductive technology, and in assisted reproductive technology we find out the solutions to these problems of infertility, and we try to assure that we can give birth to a baby even from a infertile couples. Okay, so in vitro fertilization में मतलब अभी अगर हम लोग सोचे कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम इतना ज्यादा क्यों होता है, आजकल ये जो सेक्टर है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो क्लिनिक्स होता है, ठीक है ना, ये सब क्लिनिक्स बहुत ज्यादा ब्लूमिंग सेक्टर अभी बन चुका है। बहुत ज्यादा पैसा ये लोग एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स बहुत ज्यादा हो गया है। एंड व्हाई इज दैट? दैट इज ड्यू टू द लाइफस्टाइल। ओके, देयर आर वेरी लेस पीपल हु ट्राइज टू कीप देम हेल्दी, हु ट्राइज टू ईट हेल्दी। Okay, people are generally eating unhealthy things. Okay, they are not exercising properly. Under that condition, hormonal levels will decline. ठीक है ना, sperm production या ovum का production, these things will decline. बहुत common problem जो आजकल के females में देखने को मिलता है, that is PCOD, polycystic ovary। उसमें क्या होता है? Because they eat so much of fat, so much of cholesterol related substances. Hence, this fat enters inside their ovary, and this fat starts taking spaces of primary, yeah, you can say starts taking spaces of primordial follicles. So ऐसे ही follicular atresia female का चलता रहता है। And in terms of polycystic ovary, their primordial follicle gets fused with some fat particles, and due to that fusion, that primordial follicle becomes non-receptive towards the hormonal इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच। नॉर्मल प्रीमोडियल फॉलिकल है तो एफएसएच एलएच आके बोलेगा कि तुम प्राइमरी फॉलिकल बनो, वो बन जाएगा। लेकिन कोई प्रीमोडियल फॉलिकल में इफ देयर आर सम इन्फ्यूजन और देयर आर सम लाइक फ्यूजिंग विद सम फैट पार्टिकल्स, एट दैट circumstances that primordial follicles will not respond toward FSH or LH. Under that circumstances, that primordial follicle will not become primary follicle. तो इस primordial follicle का significance ही खत्म। इसलिए जिन लोगों को आजकल पॉलिसिस्ट मतलब पीसीओडी होता है, उन लोगों को एक ही मेडिसिन बोला जाता है, एक ही चीज बोला जाता है, दैट इज यू शुड स्टार्ट बीइंग हेल्दी, यू शुड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, यू शुड स्टार्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच विल कीप योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी एज वेल। ओके, so now we will talk about some of the techniques in assisted reproductive technology, in which the number one is in vitro fertilization. Okay, so what have I written over here? इसको ध्यान से समझो। Most commonly used procedure, IVF is very popular and it is the most commonly used procedure. Eggs are combined with partner sperm in a dish in a laboratory. Once fertilization has occurred, the resulting embryos develop for 3 to 5 days. मतलब रिजल्टिंग एम्ब्रायो को मोरूला के लेवल पे लाया जाता है 8 to 16 सेल स्टेज बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन द यूटेरस। इसमें क्या होगा, जो मेल है उस मेल में बोले स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। फीमेल जो है मतलब क्या क्या कंडीशंस हो सकता है जो फॉर विच वी विल ऑप्ट टू गो फॉर आईवीएफ। कौन आईवीएफ लेना चाहेगा? कोई मेल ऐसा है जिसका स्पर्म काउंट कम है, उसको ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशन है। जो ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशन जिसमें है उसका स्पर्म नेचुरली जाके एम्पुला में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। सो अंडर दैट कंडीशन इस इंसान से क्या किया जाएगा, स्पर्म का सैंपल लिया जाएगा। विकी डोनर में देखा होगा तुम लोगों ने। उसी तरीके से जो हस्बैंड है, अभी भी विकी डोनर का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो हस्बैंड है उस हस्बैंड में बोले ओलिगोस्पर्मिया का कंडीशन है, तब हम लोग उसका स्पर्म से भी काम करा सकते हैं। हाँ, उसमें बोले अभी स्पर्म है ही नहीं, स्टेराइल हो गया है वो मेल, तब विकी डोनर का मदद लेना पड़ेगा। अच्छा, कंसीडर करते हैं कि मेल जो है उसको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म का काउंट कम है, कम काउंट का स्पर्म जाके एम्पुला में नेचुरली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मदर है, मदर का एग, जब ओव्यूलेशन होगा मदर से एग ले लेंगे, ठीक है। मान लेते फीमेल पूरा ठीक है, फीमेल से एग ले लिया, और मेल जो है उस मेल का स्पर्म्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया करके पेट्री डिश लिया, लेके उसमें हम लोगों ने एग डाला और साइड में हम लोगों ने स्पर्म छोड़ दिया। वो स्पर्म क्या करेगा, एग मेम्ब्रेन्स पे पेनेट्रेट करने का कोशिश करेगा, स्पर्म को एक्टिवेटेड करके आसपास छोड़ देंगे। तो स्पर्म का एक्टिवेटेड स्पर्म एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का कोशिश करेगा, उनमें से कोई ना कोई क्रॉस कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट हम लोगों ने पेट्री डिश में बनाया है, उस जाइगोट को हम लोग पूरा
प्रॉपर लेबोरेटरी कंडीशन में उसका सेल डिवीजन भी हम लोग पुश करेंगे, करवाएंगे। उसके वजह से वो जाइगोट बन जाएगा क्या, मोरूला। जब वो मोरूला बन जाएगा तब हम लोग उसको वापस यूटेरस ऑफ द फीमेल में डाल देंगे, ठीक है ना। तो मोरूला यूटेरस में जाके वी नो इट विल बिकम ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन, बच्चा हो जाएगा, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये कंडीशन किसको करना है, ये कंडीशन उनको करना है, उन मेल्स को करना है जिन मेल्स में स्पर्म का काउंट है ही नहीं या बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो उस फादर को बोला जाएगा कि तुमको विकी डोनर का हेल्प लेना है, या अभी भी ऑप्शन है, तुम अपना स्पर्म से भी कर सकते हो, लेकिन उसका स्पर्म का काउंट बोले बहुत कम है, लाइक वही 5000 पर ml, तो दैट इज वेरी लेस। तो तब क्या होगा, उसको बोलेगा कि तुम अपना सीमेन का सैंपल देके जाओ, वो सीमेन का सैंपल देके जाएगा। उन सीमेन के सैंपल्स में 5000 स्पर्म ही है, उन 5000 स्पर्म में से कुछ कुछ हेल्दी स्पर्म्स को ढूंढ के निकाला जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन में लोड किया जाएगा, फीमेल का एग को बाहर निकाला जाएगा, फीमेल के एग मेम्ब्रेन के अंदर सीधा इसको डाला जाएगा, क्योंकि ये जो मेल है, इस मेल का स्पर्म का हालत इतना खराब है, इसका स्पर्म नॉर्मली पेट्री डिश में भी अंदर पेनेट्रेट नहीं कर सकता। इस स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू कहाँ घुसा के देना पड़ेगा, सीधा एग के साइटोप्लाज्म में, माने सीधा वाइटेलिन मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये स्पर्म का एक्रोसम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, शायद है भी नहीं, स्पर्म का कंडीशन बहुत खराब है। तो ये जो स्पर्म है वो सिर्फ न्यूक्लियस का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाएगा। अभी कोई फादर हो सकता है उसको किसी और मेल का जीन्स अपने बच्चे में नहीं लाना है, तब वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं, मुझे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन करना है, आप मेरा जो भी स्पर्म का हालत हो, आप वही खराब हालत का स्पर्म को लीजिए और लेके सिर्फ मेरा न्यूक्लियस से जो मेरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मेरे बच्चे में जाना चाहिए। तो मदर से आ जाएगा एक, फादर से ले लेगा वही 5000 स्पर्म, उनमें से कोई एक स्पर्म जिसका हालत भी खराब ही है, ठीक है, एक्रोसम उक्रोसम खराबी है उसका, उस स्पर्म को इंजेक्शन में लोड करके सीधा साइटोप्लाज्म माने वाइटेलिन मेम्ब्रेन पार करके उसको अंदर डाला जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का प्रोडक्शन होगा, जिसको बाद में हम लोग यूटेरस में डाल देंगे। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, ठीक है, डोनर एग इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। ये जो इसमें फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल इसमें ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में, इसमें फीमेल में प्रॉब्लम है। और फीमेल में प्रॉब्लम क्या है, इधर ओलिगो ओव्यूलेशन या एनोव्यूलेशन, ठीक है, ड्यू टू एनी ऑफ द कॉजेज दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अंडर दैट कंडीशन क्या होगा, ये जो फीमेल है, इस फीमेल का एग का हालत बहुत खराब है, तब हम लोग किसी डोनर मदर को ढूंढेंगे। जैसे विकी डोनर इज अ मेल डोनर, उसी तरीके से फीमेल डोनर्स भी आजकल होता है, जो लोग अपना एग डोनेट करता है, वो डोनेटेड एग को हम लोग लेंगे, लेके इसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में हम लोग डाल देंगे, और डाल के हम लोग बोलेंगे कि मेल जो है तुम जितना जल्दी हो सके इसके साथ, मतलब फीमेल के साथ कोइटस करो, सो दैट नेचुरली एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो। क्योंकि ये जो फीमेल जो ये टेक्निक अपनाएगी, गिफ्ट टेक्निक जो फीमेल अपनाएगी, उस फीमेल का खुद का एग का कंडीशन खराब है, लेकिन उसका फेलोपियन ट्यूब ठीक है, यूटेरस ठीक है, बॉडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है वो भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन इस फीमेल का जो एग्स है वो एग्स प्रॉपरली बन के बाहर नहीं आ रहा है, माने फोलिकुलर फेज में डिफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन बाकी फेजेस ठीक है, बॉडी का अदर पार्ट्स आर ओके, बट फोलिकुलर फेज में देयर आर सम डिफेक्ट्स प्रेजेंट, ड्यू टू विच इस फीमेल का डोनर एग लेना पड़ेगा, लेके फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, बाकी सब नेचुरली होगा। बाकी मेल को बोलेंगे कि तुम घर जाओ, फीमेल को लेके कोइटस करो, तो तुम लोग का एग और स्पर्म जो है वो एम्पुला में मिलेगा, वहां से बाकी का प्रोसेस नेचुरली ही चलेगा। तो आजकल इन सब ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब बोर्ड में तुम लोग का इस तरीके से डेफिनेशन आ सकता है या फुल फॉर्म आ सकता है, लेकिन एंट्रेंसेस में आजकल यहां से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशन अ कपल विल टेक दिस मतलब ICSI, क्या कंडीशन है लाइकली, ऐसे देगा। तो 4 कंडीशन देगा, उन 4 कंडीशन में तुमको सोच के निकालना पड़ेगा कि ये टेक्निक अगर कोई अपनाने जा रहा है तो क्या कंडीशन रहा होगा जिसके लिए वो ये टेक्निक अपना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि क्या सर्कमस्टेंसेस होगा इन एन इनफर्टाइल कपल अंडर विच दे आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस कंडीशंस। ओके, नाउ देयर आर 3-4 मोर्स, इसका नोट बना लो, ठीक। सो दिस अभी बोर्ड में जो लिखा हुआ है ये तुम लोग का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे। ओके, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये मतलब कनेक्टेड है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसमें
हम लोग को पता है कि लेबोरेटरी कंडीशन में हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद लेबोरेटरी कंडीशन में ही सेल डिवीजन भी होगा, क्लीवेज फॉर्मेशन होगा। वो क्लीवेज फॉर्मेशन करके अगर हम लोग 8 ब्लास्टोमियर्स तक पहुंच जाए तब उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं? तब उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही डाल देते हैं। इस कंडीशन को ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोला जाता है। लेकिन अगर कभी लेबोरेटरी कंडीशन में 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स में अगर ये एम्ब्रायो ग्रो कर जाता है, बिकॉज समटाइम द ग्रोथ इज नॉट कंट्रोलेबल, तो कभी अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा ग्रो कर जाता है, सो अंडर दैट कंडीशन the doctors are little bit skeptical in putting that particular embryo inside the fallopian tube. The doctors feel that maybe when the embryo becomes more than 8 blastomeres, at that time maybe the embryo will need some kind of nutrition which will not be like the embryo won't be getting that nutrition from the retention of cytoplasm and all. If the doctor feels that egg ka condition is not that good, the egg does not has that much of nutrients which can drive it till 16 cell stage or it can drive it beyond like that. So if doctor does not feels that the egg ने जो cytoplasm retain किया है, cell organelle retain किया है, उसमें इतना nutrition नहीं है कि 8 से ज्यादा जब cell stage हो जाएगा उसको drive कर सके, उसको खाना दे पाए, तब doctors don't put it inside the fallopian tube. They transfer that embryo with 8 plus blastomeres directly into the uterus, just in order to be sure, because if we place the embryo directly into the uterus, endometrium is loaded with nutrients, so nutrients के वजह से वो embryo मरेगा नहीं। लेकिन अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गया और हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो फेलोपियन ट्यूब does not gives any kind of nutrition. Under that condition, the blastomeres, the cells, they might die. You're getting my point or not? So till 8 blastomeres, doctors think it's safe to put it back into the fallopian tube. वहां से वो यूटेरस अपने आप चला जाएगा। लेकिन if it is more than 8, the doctors become skeptical from the nutritional point of view. They don't take chances by putting the embryo into the fallopian tube. They directly put the embryo in the uterus in order to be sure that the embryo gets nutrition from the endometrium and it does not needs to starve. ठीक है? So this is intrauterine zygote जो समझा दिया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है कि पेनिस खड़ा ही नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आजकल मेल्स में। एक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि प्रॉपर मतलब कोइटस करना है लेकिन तब जाके पेनिस ही खड़ा नहीं होगा, एंड दूसरा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, दैट मीन्स कोइटस जस्ट स्टार्ट हुआ लाइक विद इन 1 मिनट मेल का इंसेमिनेशन हो जाएगा, तो उसमें फीमेल डज नॉट गेट्स द नेसेसरी pleasure that they need. So Indian men generally अगर हम लोग Indian men को देखें, so many people are obese or that kind of, they do not have a proper control over their insemination, hence they come in just 1 minute or like that. Okay, so ये सब प्रॉब्लम जिनमें है, तो ठीक है, फिर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं, उसमें फीमेल को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट स्पर्म तो फीमेल के अंदर जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पेनिस अगर खड़ा ही नहीं होगा तो स्पर्म जाएगा कैसे, स्पर्म निकलेगा कैसे? वेरी लो स्पर्म काउंट इन मेल्स कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये दो कंडीशन जिन मेल्स में है, दे विल ऑप्ट फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हियर द सीमेन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर and is artificially introduced into the vagina or the uterus of the female, and then through some injection there are some technique with the help of which इन sperms को फीमेल के अंदर भेजा जाएगा। नाउ इफ यू से कि सर मेल जो है, जो हस्बैंड है, उसका ऑलरेडी वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो उसमें एआई कैसे मदद करेगा? उसका 3 to 4 ml में स्पर्म काउंट है, मान लेते हैं 1 लाख उस मेल का, तो क्या किया जाएगा? ये जहां पे भी ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिन क्लिनिक्स में होता है, 8 का जो क्लिनिक्स है, उसमें उसी मेल को, उसी फादर को कम से कम 20 से 30 बार सीमेन देने के लिए बोलेगा। तो 20 से 30 बार जब वो सीमेन देगा, हर बार में देयर आर अराउंड 10,000, तो 30 बार में इट विल कम इनटू अ ह्यूज नंबर, या उससे भी ज्यादा, उतना ह्यूज नंबर लिया जाएगा और लेके सर्विक्स में भी नहीं, वेजाइना में भी नहीं। ठीक है कि नहीं? अगर स्पर्म का काउंट कम है तो वेजाइना में छोड़ेंगे तो बहुत सारा तो वेजाइना और सर्विक्स में एंटेंगल होकर मर जाएगा, तो सीधा कहाँ छोड़ेंगे? यूटेरस में छोड़ेंगे, क्योंकि यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, तो कम स्पर्म भी वहां से आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, और अगर हेल्दी डोनर, विकी डोनर से लेंगे तो उसका तो स्पर्म वैसे भी दौड़ता है,
ठीक है ना। तो हेल्दी मेल से लेंगे तो उसका स्पर्म तो कोई भी बैरियर हो उसको क्रॉस करके जाके एम्पुला में फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। डोनर मदर वही फीमेल, किसी फीमेल को डिफेक्ट है तो कोई मदर है जो डोनेट कर रहा है तो उसको डोनर मदर बोलेंगे। एग अपना डोनेट कर रहा है, मेल सीमेन डोनेट करता है तो डोनर मेल, लाइक दैट, तो डोनर मदर। सरोगेट मदर, सरोगेट मदर क्या है? सरोगेट मदर ऐसा भी डेवलप कंट्रीज में ऐसा भी नियम है कि कुछ फीमेल है हु आर रेडी टू गिव बर्थ टू योर बेबी। सपोज फीमेल जो है, फीमेल का बोले यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है, तो यूटेरस में जो अभी पढ़ा थोड़ा देर पहले, यूटेरस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है यूटेरस में जिसकी वजह से यूटेरस में इम्प्लांटेशन इस फीमेल का हो ही नहीं सकता, लेकिन फीमेल टाइम टू टाइम एग भी रिलीज कर रही है, फीमेल और मेल जो है वो भी ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फीमेल है ये फीमेल से एग ले लिया जाएगा, मेल से स्पर्म ले लिया जाएगा, इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशन में उसको ग्रो करेंगे एंड एक और फीमेल चूज करेंगे जिस फीमेल का काम होगा अपने बॉडी में तुम्हारा जो ये एम्ब्रायो फॉर्म हुआ है उस एम्ब्रायो को वो अपने बॉडी में 9 मंथ्स तक रखेगी एंड शी विल डिलीवर, ठीक है ना। तो उसके लिए उस फीमेल का क्या होगा, सिर्फ ये जो एम्ब्रायो है उस एम्ब्रायो को 22 डेज, ये जो मदर है जो हु इज रेडी टू डेवलप योर बेबी इन हर बॉडी, उस मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब 20th डे आएगा तब क्या करेंगे, सीधा यूटेरस में इस एम्ब्रायो को डाल देंगे। एम्ब्रायो यूटेरस में जाके क्या करेगा, इम्प्लांटेशन कर जाएगा, ये मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन ये मदर प्रेग्नेंट हुई है, अंडा किसी और का, स्पर्म किसी और का, सिर्फ एम्ब्रायो को वो अपने अंदर ग्रो करके डिलीवर कर देगी। इस तरीके के मदर को हम लोग क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम सरोगेट मदर। ये चैप्टर इधर खत्म। नमस्ते, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, टाटा। नेक्स्ट मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के डिस्कशन के साथ, जिसमें भी स्टार्टिंग में हम लोग को डिजीजेस ही पढ़ना है, पॉजिटिव एजेंट, टेस्ट, सिम्टम, पॉजिटिव एजेंट, टेस्ट, सिम्टम।